नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तक्षशिला पर। शाम को 4 बज चुके हैं। तारीख है 25 सितंबर 2022 और टॉपिक है हिस्ट्री का एमसीक्यू है दोस्तों। सिंधु घाटी की सभ्यता के टॉप 15 क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, इस पर हमारी चर्चा होगी। तो फटाफट सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए और अगर आप ऑनलाइन या रिकॉर्डेड किसी भी मोड में इस क्लास को देख रहे हैं तो अपना फीडबैक जो है वो जरूर देखिए। अपने सारे मित्रों के साथ क्लासेस के लिंक को शेयर भी कर दीजिए कि वो भी इसका लाभ उठाएं। और ये क्लासेस दोस्तों हर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हो जिसको कि आप बीईओ कहते हैं, या इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी पेट हो, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, कोई भी परीक्षा है उन सभी के लिए ये टॉपिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान रखिए और चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो पहला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? वेयर इज द मोहनजोदड़ो? ऑप्शन है बलूचिस्तान, पश्चिम बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत या सिंध। आपको बताना है। प्रश्न आपके सामने है, मोहनजोदड़ो कहाँ है? बलूचिस्तान, पश्चिम बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत या सिंध। तो दोस्तों जिन्होंने कहा सिंध या जिनके दिमाग में सिंध चल रहा होगा वो सभी के उत्तर जो है वो आपके सही हैं। और पाकिस्तान में अगर हम देखेंगे तो पाकिस्तान में एक प्रांत है जिसको कि हम क्या कहते हैं, सिंध प्रांत कहते हैं। तो पाकिस्तान के इसी सिंध प्रांत में अगर हम बात करें तो सिंधु नदी के किनारे, जिसको कि आप इंग्लिश में इंडस रिवर कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं, सिंधु नदी कहते हैं। तो सिंधु नदी के किनारे अगर हम बात करें तो करीब आज से 4000 वर्ष पहले की अगर हम बात करें तो 4000 वर्ष पहले आपको जो है इस शहर के बारे में बात किया जाता है। और इस शहर की खोज जो है वो ये कही गई है कि इस शहर का जो खोज किया गया है वो आज से 100 वर्ष पहले किया गया है, लेकिन शहर जो है वो लगभग 4000 वर्ष पहले का है। और दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक जो है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है। और यहाँ मोहनजोदड़ो पाया जाता है। मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वो होता है मृतकों का टीला। क्या? मृतकों का टीला, यानी कि द माउंट ऑफ डेड। याद रखिएगा। कभी-कभी आपसे क्या पूछा जाता है, कभी-कभी आपसे पूछा जाता है कि माउंट ऑफ डेड किसे कहा जाता है या मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, तो आपके दिमाग में जो उत्तर होगा वो क्या होगा? मोहनजोदड़ो होगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर ये। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सुमेरियन के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे, हैड ट्रेड रिलेशन विद सुमेरियंस, दास प्रथा अपनाते थे, प्रैक्टिस स्लेवरी, पितु प्रधानता को महत्व देते थे, गैव इंपॉर्टेंस टू पैट्रियार्की, ताम्र सिक्कों का प्रयोग करते थे, यूज कॉपर कॉइन्स। आपको बताना है सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में पूछा गया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग जो हैं, अब इनमें से आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, 5 सेकंड का समय है, आप बताइए। दोस्तों समय समाप्त हो गया है। जिन्होंने भी कहा ए यानी कि सुमेरियन के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे वो सभी के उत्तर जो हैं वो सही हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में कहा जाता है कि यहाँ के जो लोग थे बहुत ही ज़्यादा सिविलाइज्ड थे, बहुत ज़्यादा सभ्य थे और नगरों के निर्माण से लेकर जहाज आदि सब कुछ जो है वो बनाना ये जानते हैं। दे न्यू एवरीथिंग फ्रॉम बिल्डिंग सिटीज टू बिल्डिंग शिप्स, है ना? सिंधु सभ्यता एक स्थापित सभ्यता थी। उक्त स्थलों से जो भी अवशेष प्राप्त हुए हैं उन अवशेषों से जो जो भी इस साइट्स जो हैं, इस साउथ से जो भी रिमेन्स फाउंड किए गए हैं, अवशेष प्राप्त हुए हैं, यहाँ से ये पता चलता है कि यहाँ के लोग जो है बहुत दूर दूर तक व्यापार करते थे। ठीक है ना? और दूर दूर के व्यापारी जो है वो यहाँ आते भी थे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सिंधु घाटी की अर्थव्यवस्था की विशेषता इनमें से क्या नहीं थी? द इकोनॉमी ऑफ इंडस वैली वॉज नॉट करेक्टराइज्ड बाय, ऑप्शन है नगरीय जीवन, अर्बन लाइफ, चारागाही अर्थव्यवस्था यानी कि पाश्चर इकोनॉमी, समृद्ध वाणिज्य व्यापार, प्रॉस्परस कॉमर्स या विकसित शिल्प, डेवलप्ड क्राफ्ट। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है और आपका समय जो है वो चल रहा है। सिंधु घाटी की अर्थव्यवस्था में क्या नहीं पाया जाता था? प्रश्न यही है आपके सामने। ऑप्शन आपके आपके स्क्रीन पर है और समय जो है वो आपके समाप्त हो चुके हैं। तो दोस्तों जिन्होंने कहा चारागाही अर्थव्यवस्था यानी कि सेकंड ऑप्शन, वो सभी के उत्तर जो है वो आपके सही हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कृषि, उद्योग, शिल्प और व्यापार जैसे आर्थिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में काफी प्रगति हुई थी। कारीगरों का विशेष समूह था, जैसे कि सुनार थे, ईंट निर्माता थे, पत्थर काटने वाले थे, बुनकर थे, नाव बनाने वाले और टेराकोटा निर्माता जो है वो शामिल थे। पीतल और तांबे के बर्तन इस सभ्यता के धातु शिल्प के उत्कृष्ट उदाहरण हैं, यानी कि यहाँ इस में पीतल और तांबे के बर्तन जो हैं वो बनाए जाते थे। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आप जान के रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। मोहनजोदड़ो के आवासीय गृह बने हुए थे।
द रेजिडेंशियल हाउस ऑफ मोहनजोदड़ो वर बिल्ट फ्रॉम स्लरी, गारा से, गारा आप समझ रहे हो मिट्टी के जो होते हैं, पत्थर से, ईंटों से या सीमेंट से, आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। मोहनजोदड़ो के आवासीय गृह बने हुए थे गारा से, पत्थर से, ईंटों से या सीमेंट से। 5 सेकंड का आपके पास समय है, आपको उत्तर देना है, आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। दोस्तों जिन्होंने कहा ईंट से यानी कि ब्रिक्स, वो सभी के उत्तर जो है वो सही हैं। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के भवनों की दीवारें जो हैं वो नीचे मोटी और ऊपर पतली होती थी और इसमें पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अन्य स्थानों पर अगर हम बात करें तो हमें कच्ची ईंटों के अवशेष जो है वो मिले हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में से सबसे प्रमुख देवता कौन थे? हु वॉज द मोस्ट प्रोमिनेंट डाइटी एमंग द गॉड्स मेंशन इन ऋग्वेदा? इंद्र, विष्णु, सूर्य या ब्रह्मा? आपको बताना है, समय आपका चल रहा है और समय समाप्त हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों जिनके दिमाग में उत्तर आया होगा इंद्र, वो सभी के उत्तर जो है वो सही हैं। इंद्र जो है आपके राइट आंसर है। और 3 देवता विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, अग्नि, जो कि अग्नि के देवता थे, इंद्र जो कि एक योद्धा देवता थे, और सोम एक पौधा जिसमें विशेष प्रकार का पेय पाया जाता था। ये 3 प्रकार के इंपॉर्टेंट है। 3 गॉड्स आर particularly important: Agni, the god of fire; Indra, a warrior god; and Soma, a plant from which a special drink was prepared. ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न है, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है। मोस्ट ऑफ द ऋग्वैदिक हाइमन्स आर devoted टू अग्नि, इंद्र, रुद्रा और विष्णु। आपको बताना है कि किससे संबंधित है। आपका समय जो है वो शुरू हो चुका है। आपको राइट आंसर बताना है। कैसा लग रहा है सेशन जरूर बताइए। प्रश्न कैसे लग रहे हैं कमेंट जरूर किया कीजिए, जिससे कि मुझे पता चल सके कि इसको और कितना सुधार करने की आवश्यकता है ना? और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करते रहिए। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आपको याद है ना? बिल्कुल नहीं भूलना है, मतलब बिल्कुल नहीं भूलना है। तो दोस्तों जिन्होंने कहा इंद्र, वो सभी के उत्तर जो है वो बिल्कुल सही हैं। और इंद्र को सर्वमान्य तथा सबसे अधिक शक्तिशाली देवता माना गया है। इंद्र की स्तुति में ऋग्वेद में अगर हम बात करें तो टोटल 250 जो हैं वो ऋचाएँ जो हैं वो लिखी गई हैं। ऋचाएँ का मतलब क्या है कि प्रेज़, ठीक है ना? माफ कीजिएगा, ऋचाओं का मतलब क्या है? ऋचाओं का मतलब है हाइमन्स, ठीक है ना? हाइमन्स, ठीक है ना? कितनी? 250। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? हु कंपोज द गायत्री मंत्र? वशिष्ठ, विश्वामित्र, इंद्र या परीक्षित? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है ना? आपको सही उत्तर जो है वो बताना है कि सही उत्तर जो है वो क्या है। आपका जो समय है वो शुरू हो चुका है। हु कंपोज द गायत्री मंत्र? गायत्री मंत्र आप बोलते हैं ना, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का आप जरूर करते होंगे। आपको बताना है कि किसने रचना की थी। तो दोस्तों जिन्होंने कहा विश्वामित्र, वो सभी के उत्तर जो है सही है। और गायत्री मंत्र सबसे पहले ऋग्वेद में आया था, जो लगभग अगर हम बात करें तो आज से 2500 से लेकर 3500 वर्ष पूर्व की अगर हम बात करें तो वर्ष पूर्व आया था। और ऐसा कहा जाता है कि ऋषि विश्वामित्र को उनकी कई वर्षों की श्रद्धा और ध्यान के लिए गायत्री मंत्र दिया गया था, जिसे सभी मानवता के साथ साझा किया गया था। इसलिए कोई भी सांसारिक लेखक इसका नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में हिमालय को पर्वत को क्या कहा जाता था? व्हाट वाज द हिमालयन माउंटेन कॉल्ड इन द ऋग्वैदिक पीरियड? मुंजवत, स्वात, मरुवर्मन या इनमें से कोई नहीं? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। एंड योर ऑप्शंस आर एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। आपको बताना है सही उत्तर जो है क्या है। ऋग्वैदिक काल में हिमालय पर्वत को क्या कहा जाता था? व्हाट वाज द हिमालयन माउंटेन कॉल्ड इन ऋग्वैदिक पीरियड? मुंजवत, स्वात, मरुवर्मन या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जिन्होंने कहा मुंजवत, वो सभी के उत्तर जो है वो बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है? द वर्ड आर्य इन अ क्लासिकल संस्कृत मीन्स ईश्वर में विश्वासी, बिलीवर इन द गॉड। एक वंशानुगत व्यक्ति, अ हेरिडिटरी पर्सन, किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला, अ बिलीवर इन अ पर्टिकुलर रिलीजन। एक उत्तम व्यक्ति, अ परफेक्ट पर्सन। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। और आपका समय जो है वो शुरू हो चुका है। तो दोस्तों जिन्होंने कहा एक उत्तम व्यक्ति, वो सभी के उत्तर जो है सही है। अ परफेक्ट पर्सन, आर्य का अर्थ होता था आदर्श, अच्छे हृदय वाला, आस्तिक, अच्छे गुणों वाला। जो कोई भी हिंद आर्य भाषा बोलने वाला व्यक्ति हो सकता है, चाहे वो स्त्री भी हो सकती है या पुरुष भी। आर्य लोगों का निवास स्थान अगर हम बात करें
तो ये कहा जाता था कि आर्य जो है वो अखंड भारत तथा भूटान, इंडोनेशिया, ठीक है ना, ये वाला क्षेत्र था और इसी से ये पूरा जो क्षेत्र था आपका भूटान का, अखंड भारत का, इंडोनेशिया का, इसे एक शब्द दिया गया है, वो क्या कहा गया है? आर्यावर्त। देखते हैं ना, आर्यव्रत शब्द जो है आपको कई बार सुनने को मिलता है ना? अगला प्रश्न है, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? वेयर इज द ओल्डेस्ट सेटलमेंट ऑफ आर्यन ट्राइब्स? उत्तर प्रदेश, बंगाल, सप्त सिंधु या दिल्ली? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? वेयर इज द ओल्डेस्ट सेटलमेंट ऑफ आर्यन ट्राइब्स? उत्तर प्रदेश, बंगाल, सप्त सिंधु या दिल्ली? आपको बताना है दोस्त कि सही उत्तर क्या है। ठीक है, तो दोस्तों जिन्होंने कहा सप्त सिंधु, वो सभी के उत्तर जो है वो सही हैं और ये क्षेत्र लगभग 1500 ईसा पूर्व आर्यों ने अपने निवास स्थल के रूप में अपनाया था। सप्त सिंधु का अर्थ है 7 नदियां, यानी कि 7 नदियों का क्षेत्र। और इस क्षेत्र को एक और नाम दिया जाता है जिसको ये कहा जाता है कि ये क्षेत्र जो है वो क्या है, आपका ब्रह्मवर्त है। ठीक है ना, बाद में आर्य उत्तर वैदिक काल में इसके बारे में जो है वो चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द अराइवल ऑफ आर्यन फ्रॉम ईरान टू इंडिया? मनसेहरा, सहबाजगढ़ी, बोंगज कोई या जूनागढ़? प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? Which of the following inscription give information about the arrival of Aryans from Iran to India? मान, सेहरा, सहबाज, गढ़ी, बोंगज कोई या जूनागढ़? और दोस्तों जिन्होंने कहा बोंगज गई वो सभी के उत्तर जो है वो सही हैं। अगला प्रश्न, आर्य भारत में किस रूप में आए थे? इन what form did the Aryans come to India? सौदागर तथा खानाबदोश, मर्चेंट्स एंड नोमाड्स, शरणार्थी रिफ्यूजी, आक्रमणकारी इन्वेडर या अप्रवासी इमिग्रेंट? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। आपको सही उत्तर बताना है दोस्तों। तो दोस्तों जिन्होंने कहा आक्रमणकारी, वो सभी के उत्तर जो है वो आपके सही। अगला प्रश्न है, आर्यों की अगला प्रश्न है, आर्यों की एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? हु वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू कॉल द आर्यंस अ रेस? सर विलियम जोन्स, एच एच विल्सन, मैक्स मुलर या जनरल कनिंघम? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है ना? आपको सही उत्तर बताना है दोस्त कि सही उत्तर जो है वो क्या है। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तो दोस्तों जिन्होंने कहा मैक्स मुलर, वो सभी के उत्तर जो है वो आपके सही हैं और आर्यों की एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन था मैक्स मुलर और एक जर्मन में जन्मे दार्शनिक और ओरिएंटलिस्ट थे ये और अपने जीवन के अधिकांश समय इन्होंने ब्रिटेन में रहे और अध्ययन किया है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? Which of the following rivers are mentioned in Rigveda indicating the relation of Aryans with Afghanistan? Askani, Suvastu, Parushpani, कुभा, कुम, बिपाशा, सुत्रुति? आपको बताना है दोस्त कि राइट आंसर क्या है और है ना। तो दोस्तों जिसके दिमाग में उत्तर आया होगा कुभा कुम, तो ऋग्वेद में कुभा और कुम नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध का सूचक है। तो ये दोस्तों जिनको आपने देखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और तक्षशिला का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो गूगल के प्ले स्टोर पर जाइए, तक्षशिला का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ये लोगों को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, हर जगह अपने मित्रों को, जो भी आपका
एजुकेशन का ग्रुप है, जो भी आपका पढ़ने लिखने का जो ग्रुप है उस पे शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के साथ। उन्हें भी इनवाइट कीजिए, उन्हें भी बता दीजिए कि रोज़ सुबह 6 बजे जो है वो आपका करंट अफ़ेयर्स एमसीक्यू होता है। सुबह 9 बजे करंट अफ़ेयर्स डिटेल्ड क्लासेस होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो शाम को 4 बजे पॉलिटी की क्लासेस, माफ़ कीजिएगा, हिस्ट्री एमसीक्यू होता है। और रात को 8 बजे पॉलिटी का एमसीक्यू आपको देखने को मिलेगा। तो इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।